इंटरेस्ट के अनुसार आज विवेकानंद पे थोड़ा सा सोशल रिलीजियस रिफॉर्म। हाँ, स्वामी विवेकानंद। आज हम लोग बात करते हैं स्वामी विवेकानंद पे। पिछले बार हम लोग बात किए थे पिछले बार में हम लोग बात किए थे स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के बारे में। तो कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद पे प्रभाव था रामकृष्ण का। और रामकृष्ण जो थे इनके गुरु, उन्होंने एक ही इनको शिक्षा दी थी। मूल जो शिक्षा था वो था मानव सेवा। इसीलिए विवेकानंद का जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, उसका केंद्र ही है मानव सेवा, मानव उद्धार, मानव कल्याण। केंद्र में मानव, उसके बाद ही कुछ, उसके बाद ही समाज, उसके बाद ही राजनीति, उसके बाद ही अर्थव्यवस्था। यानी कि मानवतावाद के ये पोषक थे। आज जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सब के सब किसके लिए कर रहे हैं? मानव के लिए कर रहे हैं। मानव खुशहाल हो, मानव का जीवन आरामदायक हो, मानव का जीवन विलासी हो, मानव संस्कारी हो, सब कुछ ये इसीलिए तो कर रहे हैं ना। और इस क्रम में हम बहुत कुछ गलत भी कर देते हैं। मानव का सबसे खराब खोज या सबसे राष्ट्र खोज जो है ना, वो क्या है पता है? वो है मुद्रा, करेंसी। अगर ये नहीं खोजा होता ना तो मानव आज सब खुशहाल होता। न तो ये संपत्ति का लालच होता, न तो इतनी भाग दौड़ होती, न तो इतनी प्रतिस्पर्धा होता, न तो इतना गला काट लोगों में प्रतियोगिता होता। सब कुछ तो मानव का सबसे खराब खोज है ना, वो है मुद्रा। इसी के लालच में आकर के मानव अपने समाज को ऐसी की तैसी कर चुका है। तो विवेकानंद मानवता के पोषक थे और मानव सेवा, मानव उत्थान, मानव कल्याण पर ही उनका सब कुछ था। इनके जितने भी आइडियोलॉजी है, दरअसल हम विवेकानंद को पढ़ते क्यों हैं? हमारे लिए क्यों जरूरी है विवेकानंद पढ़ना? तो विवेकानंद को हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि विवेकानंद के जो विचार है, जो सोच है, जो थॉट है, जो आइडियोलॉजी है, वो मानव कल्याण, देश हित और विश्व के लिए, विश्व उत्थान और कल्याण के लिए जरूरी है। वो ऐसा सोचते थे और समाज को कहते थे कि तुम ऐसे ही करो, तभी इस दुनिया का कल्याण हो सकता है। वो सिर्फ भारत की कल्याण और भारत के लोगों के कल्याण की ही कामना नहीं करते थे, वो पूरे दुनिया की कामना करते थे। जैसे आपका धर्म ग्रंथों में, जब भी धर्म ग्रंथों में दिया गया, उसी तरह से जैसे कि कोई पुरोहित, एक सिंपल साधारण पुरोहित, घरेलू पुरोहित पूजा कराता है तो क्या कामना करता है? विश्व शांति, अंतरिक्ष शांति, वो सबकी शांति और उत्थान की कामना करता है। तो विवेकानंद भी वेद से पूरी तरह से प्रभावित हैं और इसीलिए इन्होंने भी विश्व शांति और मानव उत्थान और मानव शांति, मानव कल्याण की बात करते थे। किसी एक समाज, एक समुदाय की बात नहीं करते थे। उस समय दुनिया में जब साम्राज्यवाद पूरा आग की तरफ फैल रहा था, एक शक्तिशाली राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को कब्जाने में लगा हुआ था, एक शिक्षित वर्ग अशिक्षित वर्ग को शोषण करने में लगा हुआ था, एक अमीर वर्ग गरीब वर्ग को कुचलने में लगा हुआ था। उस समय एक ऐसा बंदा खड़ा होता है जो सबको साथ लेकर के इंक्लूसिव सोसाइटी की कामना करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म की वास्तविकता को लोगों तक पहुंचाता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बताता है कि राजनीति क्या है, एक ऐसा व्यक्ति जो बताता है कि समाज कैसा होना चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति जो ये बताता है कि युवा को कैसा होना चाहिए। यानी कि एक समग्र सोच, संपूर्ण सोच मानव के केंद्र में रख करके निर्मित किया गया, जो उस समय बिरले ही देखने को मिला। तो विवेकानंद को हम इसीलिए याद करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं करते हैं कि उन्होंने कोई पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन किया या कोई ऐसा निर्माण कार्य किया, कोई ऐसा रचनात्मक कार्य कर दिया या विकास, कुछ नहीं। उन्होंने अपने थॉट से, अपने आइडियोलॉजी से लोगों को इंप्रेस कर दिया। जैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं या बड़े बड़े संत होते हैं, आचार्य होते हैं, प्राध्यापक होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने विचारों से लोगों को सम्मोहित कर लेते हैं और लोगों को उन विचारों से प्रेरित करते हैं कि तुम बेहतर करो। तो विवेकानंद को भी हम इसीलिए याद करते हैं क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी जो थी, इनकी जो थॉट थी, इनका जो सिद्धांत था, वो उस समय तत्कालीन समाज, तत्कालीन राजनीति में अनूठा था। ठीक, हाँ, वही कार्य अभी उसी तरह के कई गुरु आ गए हैं, सदगुरु हैं, आचार्य प्रशांत हैं, और भी कई लोग हैं जो यही फिलॉसफी दे रहे हैं। ये संत ही हमारे देश के रियल इंटेलेक्चुअल हैं, यही दशा और दिशा तय करते हैं। आप देखिएगा जितने भी बड़े बड़े साइंसदान हुए,
जितने भी बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हुए, समाज सुधारक हुए, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी संत से प्रेरणा लेते हैं। कितने भी बड़े बड़े कॉरपोरेटर हों, कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हों, वो सब के सब कहीं ना कहीं संतों के विचारों से प्रेरित होते हैं। उनको मार्गदर्शन मिलता है, उनको नई ऊर्जा मिलती है। तो विवेकानंद के वजह से समाज को एक नई ऊर्जा मिली, एक नया दिशा मिला, और ये ऐसा चीज तैयार करके गए थे जिनके पीठ पर महात्मा गांधी खेल करके राष्ट्रपिता बन गए। अगर विवेकानंद भारतीय जनमानस का मानसिकता नहीं बदलते, भारतीय जनमानस का सोच नहीं बदलते, तो महात्मा गांधी कुछ नहीं थे। उन्होंने, विवेकानंद ने एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार कर दी, लोगों को बता दिया कि देश कैसा होना चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए, पढ़े लिखों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, युवाओं को कैसे सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, राजनीति में किस दिशा में चलना चाहिए, अर्थव्यवस्था कैसा होना चाहिए, गरीबों के लिए क्या करना चाहिए, विज्ञान की क्या भूमिका है, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, वो सारी कुछ वो बताए। जगह जगह कॉन्फ्रेंस करते, सेमिनार करते, लोगों को एड्रेस करते, तो उनके विचार धीरे धीरे फैलने लगा, लोग जागरूक होने लगे, सजग होने लगे, उनका जो सब कॉन्शियस माइंड था वो जागृत हुआ। तब जाकर के लोग एक्सेप्ट करना शुरू किए। दरअसल में जन समूह को, जनता को आंदोलन से जोड़ने का या जनता को मुख्य धारा में जोड़ने का श्रेय विवेकानंद को ही जाता है। गांधी ने तो सिर्फ उसको एक तरह से कहा जाए कि सैद्धांतिक पक्ष को प्रयोग में लाया था, लेकिन जो मूल विचार है उसको जन जन तक लाने का श्रेय विवेकानंद को ही जाता है। ठीक है, तो विवेकानंद के बारे में हमें क्या पढ़ना है? तो विवेकानंद के बारे में सबसे पहले याद रखिएगा कि विवेकानंद का जो केंद्रीय विचार है या थॉट है वो है मानवतावाद, मानव सेवा, मानव उत्थान। हाँ, तो चाहे कोई भी बात करेंगे तो उनके केंद्र में मानव होगा। जैसे राजनीति की बात करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि संपूर्ण मानव के उत्थान की कल्पना की गई है। समाज की बात करेंगे तो मानव को ही केंद्र में रखा गया। अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो इसी तरह, संस्कृति की बात करेंगे या धर्म, उसमें भी मानव। ठीक है, 1 मिनट, क्लियर है? अब इनमें हमको पढ़ना क्या है विवेकानंद ने, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, याद रखिएगा। जैसे कि हम कोई भी फिलॉसफी पढ़ाते हैं तो सबसे पहले उसका क्रक्स बता देते हैं कि ध्यान में रखो इसको, इसी से सब कुछ निकला हुआ है। जैसे कैसे होता है कि मान लो आप स्वेटर पहने हुए हैं और किसी का स्वेटर उधेड़ देना है, तो आपको एक पॉइंट मिल जाना चाहिए कि ये पॉइंट अगर पकड़ लेंगे तो पूरा धागा खुल जाएगा। तो उसी तरह से किसी भी फिलॉसफी को, किसी भी आइडियोलॉजी को समझना है तो आपको उसके क्रक्स को समझना होगा। ठीक है, विवेकानंद को समझने के लिए हमें इन सारे बातों को समझना है एक एक करके, कि उस संस्कृति के बारे में क्या सोचते थे, राजनीति के, राष्ट्र के बारे में क्या सोचते थे, अर्थव्यवस्था के बारे में, समाज के बारे में क्या सोचते थे। समाज में विशेष करके अमीर गरीब, युवा स्त्री, इन सबों के बारे में क्या था, शिक्षित अशिक्षित, क्या सोचते थे इनके बारे में। यानी सोचने का मतलब यह है कि इनको कैसे देखते थे, इनके लिए क्या संदेश देते थे, क्या संदेश था। जैसे कोई भी संत होता है, सन्यासी होता है, तो जब वो प्रवचन देता है, लेक्चर देता है, तो देखिएगा हर एक क्लास के लिए अलग अलग बात करता है कि आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका ये दायित्व है, आप अगर ये दायित्व का निर्वहन करते हैं तो बल्ले बल्ले, नहीं तो टल्ले टल्ले। तो इन्होंने समाज के बारे में क्या कहा, राजनीति के बारे में, जो भी राजनीतिज्ञ हैं, राजा हैं, जमींदार हैं, कोई मंत्री है या जो लोग भी हैं, उनके बारे में क्या संदेश है कि उनको कैसे राज्य करना चाहिए, कैसे शासन चलाना चाहिए, कैसी सरकार होनी चाहिए, ये बताया उन्होंने। संस्कृति के बारे में बताया कि धर्म क्या है, दुनिया का सबसे बेहतरीन धर्म, साइंटिफिक रिलीजन कौन है, ये बताया। इसमें इन्होंने सनातन धर्म की महिमा मंडन की। उन्होंने बताया कि दुनिया के जितने भी धर्म हैं वो सब के सब इसी सनातन धर्म से पैदा हुआ, वो भी अमेरिका में जाकर के। तो उन्होंने धर्म के बाद अर्थव्यवस्था के बारे में बताया कि अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, लोगों को क्या हिस्सेदारी होना चाहिए, लोगों को क्या मिलना चाहिए, ये बातें हैं। तो विवेकानंद के बारे में ये डायमेंशन है जिसको आपको समझना है। यूपीएससी का ये चैप्टर है विवेकानंद की फिलॉसफी।
गांधी, नेहरू, टैगोर, विवेकानंद, ये कुछ ऐसे स्कॉलर हैं, ये ऐसे थिंकर हैं जो यूपीएससी के सिलेबस में क्लियरली मेंशन किया गया कि इनके जो फिलॉसफी है, इनका जो आइडियोलॉजी है, उस पर सवाल पूछा जाता है 15 नंबर का, 20 नंबर का। तो समझ लो ये कितना इंपॉर्टेंट है। आज भी यूपीएससी के सिलेबस में स्पष्ट, यूपीएससी का मेंस का जो हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर है, जीएस में भी विवेकानंद को शामिल किया गया है। और अब जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, जो राष्ट्रवादी सरकार है, इन पे और ज्यादा जोर दे रही है। ठीक है, तो आपसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। एक पहलू तो विवेकानंद, हाँ, अब हर जगह सनातन धर्म दोबारा, क्योंकि ये जब तक सनातन है तभी तक सृष्टि भी सनातन रहेगी। धरती को सनातन रखना है, यानी कि जिस आदि अनंत बनाए रखना है, तो उसको सनातन बनना ही पड़ेगा। आदि को अनंत अगर बनाए रखना है तो सनातन रखना है। जैसे आज हम लोग सस्टेनेबल की बात करते हैं, सस्टेनेबल को ही हम लोग कहते हैं सनातन। वो कह लो कि एक तरह से ये पर्यायवाची शब्द है, सनातन और सस्टेनेबल। सस्टेनेबल भी क्या होता है कि चर चराचर व्यवस्था बनी रहे, जो भी संसाधन है, जो भी सिस्टम, हाँ, जो सस्टेन निरंतर करता रहे, वही सनातन है। वो किसी वक्त से, किसी ख्याल से, किसी माहौल से प्रभावित नहीं होता है, वो निरंतर चलते रहता है। तो विवेकानंद का या विवेकानंद के बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे। तो एक पहलू ये जानेंगे। दूसरा पहलू जो हमें जानना है, हम अभी बता रहे हैं कि क्या हमको जानना है विवेकानंद के बारे में, पहले ये स्पष्ट हो जाए। दूसरा पहलू इनके निजी जीवन यानी व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानना है। दूसरा पहलू इनका व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ कैसा था। और तीसरा इनकी साहित्यिक योगदान क्या था। साहित्यिक योगदान क्या था, यानी कि इन्होंने कई पुस्तकों की रचना की थी, कुछ समाचार पत्रों से भी जुड़े हुए थे जिसके ये एडिटर थे। तो ये चीज पीटी का ऑब्जेक्टिव एग्जाम में यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो कुल मिला जुला करके देखा जाए तो विवेकानंद के बारे में हमारे पास दो एस्पेक्ट है जिसपे हमको पढ़ना है या जिसको हमको जानना है। एक तो उनकी व्यक्तिगत लाइफ के बारे में, कब जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई, कौन सी उन्होंने संस्था स्थापित की, कितनी शिक्षा अर्जित की, कहाँ शिक्षा अर्जित की, ठीक है, कौन कौन से कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए, कहाँ गए, ये जो बेसिक बात होती है, जो स्कूल लेवल का बात है, वो जानना है। हाँ, ये स्कूल लेवल की बात है जो स्कूल के सिलेबस में भी होता है, स्कूल के बच्चे को भी पढ़ाया जाता है और आपको भी जानना है। तो एक तो पहलू ये हो गया। दूसरा पहलू ये है कि उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकों का प्रकाशन किया, कौन कौन से समाचार पत्र से जुड़े हुए थे, ताकि ये पता चल सके कि कौन कौन से सोर्स है जिसके माध्यम से वो अपने संदेशों को जन जन तक पहुंचाते थे। ऐसा तो नहीं था पहले कि किसी मंच पे खड़े हो गए और वहां से लाइव हो जाते थे, घर लोग मोबाइल से या टीवी में देख लेते थे। उस समय टेक्नोलॉजी थे, इतना एडवांस था नहीं। तो ये समाचार पत्र और अपने साहित्य थे। हाँ, अभी अगर विवेकानंद होते तो फिर देश बहुत बदल गया होता, लेकिन बदलने वाले ही बदलते हैं। जो जिसको नहीं बदलना है, जो नहीं चाहता है, जो कसम खा के बैठा हुआ कि हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, जैसे नहीं होता है कि हम नहीं सुधरेंगे, तो कदापि नहीं सुधर सकता है। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग व्यक्तिगत जीवन पे पहले प्रयास कर लेते हैं, कुछ बेसिक फंडामेंटल इंफॉर्मेशन इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो जान लो कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। ये फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है, याद रख लेना, पूछा जाता है। मकर संक्रांति के दिन, ये दिन था मकर संक्रांति। इनकी माता भुवनेश्वरी देवी थी। इनके पिता का 9 भाई बहन थे। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। ये सब भी सवाल पूछा जाता है इसीलिए। और दादाजी का नाम
दुर्गाचरण दास था। दादाजी दुर्गाचरण, माता भुवनेश्वरी, पिता विश्वनाथ। बचपन में विवेकानंद का नाम नरेंद्र दत्त था, सॉरी नरेंद्र दत्त का है। बाद में इनका नाम नरेंद्र दत्त पड़ा था, पहले इनका नाम वीरेश्वर था। बचपन में इनका नाम वीरेश्वर था। ये भी याद रखना, कभी कभी ऐसे महान पुरुष के नाम भी पूछे जाते हैं कि उनका बचपन का नाम क्या था बड़ा होने पर। बाद में नरेंद्र दत्त हुआ और फिर उसके बाद विवेकानंद हुआ। विवेकानंद नाम देने का श्रेय विवेकानंद नाम स्वामी विवेकानंद का नाम किसने दिया था? बताए तो थे हम आपको। राजस्थान का खेतड़ी राज्य था, जहां पे तांबा निकलता है, खेतड़ी आज भी जाना जाता है खेतड़ी तांबा के लिए। वहीं के राजा थे अजीत सिंह। खेतड़ी राज्य के राजा थे। खेतड़ी राजस्थान का शायद अलवर जिला में पड़ता है, राजस्थान के अलवर जिला में पड़ता है खेतड़ी। वहीं के राजा हुआ करते थे अजीत सिंह। उन्होंने ही विवेकानंद का नाम विवेकानंद रखा था, यानी नरेंद्र दत्त का नाम विवेकानंद। और ये बहुत कुछ मदद किए थे, जैसे कि अंबेडकर को मदद किया गया था, उसी तरह से इनकी भी बहुत मदद की गई थी करने में। ठीक है, पहले वीरेश्वर था, फिर नरेंद्र, फिर विवेकानंद। हाँ, जैसे घर का नाम होता है ना किसी का, घर का नाम जिसको हम निक नेम कहते हैं, निक नेम, फिर ऑफिशियल नेम। तो ऑफिशियल नेम इनका नरेंद्र दत्त था और लोगों ने इनका नाम दे दिया था विवेकानंद। जैसे गांधी का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। न तो वो बापू थे, न तो राष्ट्रपिता थे। बापू कहा उनको सुभाष ने, राष्ट्रपिता लोगों ने बना दिया, कांग्रेस ने बना दिया। ठीक है, विवेकानंद की जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा थी वो केशव चंद्र सेन द्वारा, सॉरी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा स्थापित मेट्रोपॉलिटन स्कूल में हुआ था। हम लोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर पढ़े थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इंग्लिश मीडियम का स्कूल जो खोला था, अंग्रेजी शिक्षा वाला, या आधुनिक शिक्षा वाला मेट्रोपॉलिटन स्कूल। तो उसी मेट्रोपॉलिटन, हाँ, प्रेसिडेंसी कॉलेज, तो मेट्रोपॉलिटन स्कूल में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। फिर बाद में एमपी चले गए, मध्य प्रदेश चले गए, रायपुर। फिर रायपुर से वापस आए तो कॉलेज में एडमिशन लिए और यहाँ के कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़े। कलकत्ता के कुछ कॉलेज हैं जो बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस। जाधवपुर कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज, ये जो कॉलेज है एक से एक ब्रिलियंट लोगों को, स्टूडेंट को पढ़ाया। तो इनकी हाँ, एक मिनट रुक जाओ। स्वामी विवेकानंद कई पुस्तकों की रचना की थी, जिन पुस्तकों के माध्यम से वो अपने संदेशों को जन जन तक पहुंचाए थे। ये पुस्तक का नाम याद रखिएगा, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग। ये 4 योग पुस्तकें थी। ज्ञान, कर्म, भक्ति, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग। अब देखो, हमारे यहाँ ज्ञान प्राप्ति के लिए 4 स्रोत हैं, सोर्स हैं ज्ञान प्राप्ति के। ज्ञान यानी कि ज्ञान योग। ज्ञान योग कहने का मतलब है कि जब आप नॉलेज प्राप्त करते हैं तो
उसके कई सोर्स होते हैं। जैसे किसी भी नॉलेज को ग्रहण करने के लिए हमारे पास 4 स्रोत है। इसको हम लोग तप कहते हैं, हठ, तप, भक्ति, इस तरह से है ना, क्लासिफाई किया गया है ना। तो उसी तरह से इन्होंने भी अपने 4 तरह के पुस्तक लिखी, ज्ञान, कर्म, राज और ये हो गया भक्ति। ये चारों का नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाएगा आपसे, अब पूछा जाता रहा है। ये 4 पुस्तक के अलावा और भी 4 महत्वपूर्ण पुस्तक थी। वो था गंगा से वोल्गा तक। वोल्गा रसिया की नदी है, वोल्गा नदी, गंगा से वोल्गा तक। और आपको पता है कि एक विचार ये भी है कि भारत के जो आर्य हैं कहीं ना कहीं रसिया से आए हैं, आर्कटिक क्षेत्र से आए हैं, ऐसी मान्यता है। तिलक ने भी इस बात को माना है कि भारत के जो आर्य हैं वो आर्कटिक क्षेत्र से आए। तो गंगा से आर्य जो भारतीय हैं, जिसको हम लोग क्या है, आर्य ही तो है ना। हाँ, आज भी हम बड़ी शौक से अपने बच्चों का नाम आर्य रखते हैं, आर्या, आर्यवन, आर्यव्रत। तो गंगा से वोल्गा तक। एक और, मैं समाजवादी हूं, ये पुस्तक का नाम अक्सर पूछा जाता है। ये भी इनकी रचना है, मैं समाजवादी हूं। नेक्स्ट, वेदांत फिलॉसफी। नहीं, एक भी नहीं पढ़े हम, पुस्तक को नहीं पढ़े हैं। इनमें कुछ सूचनाओं को जो किताबों में मेंशन मिलता है वही जानते हैं। ठीक है, मैं समाजवादी हूं, गंगा से वोल्गा तक। एक और था वेदांत फिलॉसफी। वेदांत किसको कहा जाता है? उपनिषदों को कहा जाता है, उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। और एक और पुस्तक है पूरब से पश्चिम तक। तो ये 4 और ये 4, 8 पुस्तक का नाम याद रखना। 8 में से कोई भी पूछा जाता है और अक्सर ये 8 में से हमेशा पूछा जाता है। अक्सर ये पूछा जाता है, मैं समाजवादी हूं किसका है, वेदांत फिलॉसफी किसने लिखी। ये 2 पुस्तक अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये जान करके रखना है विवेकानंद के बारे में। इन्होंने 2 समाचार पत्रों से ये 2 समाचार पत्रों से भी जुड़े हुए थे, ये भी याद रखिएगा। इनके एक था प्रबुद्ध भारत और दूसरा था उद्बोधन। प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन, ये दोनों समाचार पत्र थे, इससे जुड़े हुए थे। प्रबुद्ध भारत लगभग प्रबुद्ध भारत इंग्लिश में छपता था, अंग्रेजी में छपता था, और उद्बोधन जो था ये बांग्ला में छपता था। ये 2 समाचार पत्र हैं, ये अंग्रेजी में था, इंग्लिश में, और ये बांग्ला। विवेकानंद से ये जैसे कि होता क्या है कि बड़े बड़े जो भी देखिएगा इंटेलेक्चुअल होते हैं या स्कॉलर होते हैं। अब देखो ना, आप कोई भी समाचार पत्र उठा लो तो उसमें एडिटर वाला पेज होता है, उसमें कौन लोग होते हैं जो अपने विचारों को देना चाहते हैं। तो वो समाचार पत्र से जुड़े होते हैं और विषय समय समय पर विषय विशेष पर वो अपने विचार व्यक्त करते हैं। लोग उनको पढ़ते हैं क्योंकि उनका जो तथ्य होता है, उनका जो संदेश होता है बहुत ही तार्किक होता है और प्रायोगिक होता है और प्रासंगिक भी होता है। तो लोग उसको पढ़ते हैं, उनको मानते हैं। तो विवेकानंद भी 2 समाचार पत्रों से जुड़े हुए थे और अपने समय समय पर काल विशेष में जब जरूरत पड़ती थी अपने विचारों को, अपने संदेशों को जन जन तक पहुंचाते थे। ठीक है, आप देखना ना, जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं आज भी देखोगे, हाँ 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 हाँ
हाँ, हाँ, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हैं। अच्छा, कुछ और बुनियादी बातें समझ लो विवेकानंद के बारे में। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु 1886 में हो गई। 1881 में रामकृष्ण से विवेकानंद मिले थे। उसके बाद 1886 में रामकृष्ण की मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत उनके विचारों को, उनके संदेशों को, अपने गुरु के संदेशों और विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कृत संकल्प किया या दृढ़ निश्चय किया और ये भारत भ्रमण शुरू कर दिए। अक्सर इनके गुरु इनको सन्यासी पुकारते थे और भी कई नामों से पुकारा करते थे, लेकिन इनके अंदर जो सन्यासी की प्रवृत्ति जागृत थी वो कहीं ना कहीं इनके गुरु के प्रभाव से नहीं हुआ। और गुरु के मृत्यु के उपरांत इनका एकमात्र लक्ष्य रह गया पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का भ्रमण करना। अब देखो, ये अक्सर आप देखेंगे कोई भी संत या सन्यासी होता है वो भ्रमण करने पे बड़ी जोर देता है, भ्रमण करने पे बहुत जोर देता है। इसलिए क्योंकि जो पुस्तकों में ज्ञान होता है वो मैनिपुलेटेड होता है। जो पुस्तक में लिखी गई बातें होती है वो कहीं ना कहीं लिखने वाले का भी विचार उसमें समाहित रहता है। वास्तविक ज्ञान से पाला लोगों को तब पड़ता है जब व्यवहारिक जीवन में उससे रूबरू होते हैं। तो विवेकानंद को भी जीवन के, समाज का, राष्ट्र का वास्तविक ज्ञान अर्जित करना था, तो इसलिए उन्होंने पूरे भारत की भ्रमण की और उसके बाद वो दुनिया के भ्रमण में भी निकल गए। उन्होंने यूरोप की यात्रा की, अमेरिका की यात्रा की, अफ्रीका नहीं गए और एशिया में भ्रमण तो किया ही किया। तो ये जो भ्रमण करने का सिलसिला था ये 1886 में संकल्प ले लिया और इसी समय इन्होंने संन्यास भी लिया और संन्यास लेने के बाद भारत का भ्रमण शुरू कर दिया। और आज भी देखिएगा, जब किसी बंदे का आईएएस में सिलेक्शन हो जाता है तो ट्रेनिंग के बाद भारत भ्रमण कराया जाता है। हाँ, जो भी सिलेक्टेड बच्चा है ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग के बाद उसे भारत भ्रमण कराया जाता है सरकार के द्वारा। क्यों? ताकि भारत के उन जगहों का या उन क्षेत्रों का जानकारी ले सके, नॉलेज ले सके। हर एक क्षेत्र के जनमानस, जनता अलग अलग विचार, अलग अलग सोच, अलग अलग कल्चर की है। और आईएएस को कौन सा कैडर मिलेगा, कहां पे उसका पोस्टिंग होगा, कौन जानता है। मान लो कि मणिपुर का लड़का है और उसको बिहार कैडर मिल गया, बिहार में सेवा देना है अब उसको, तो उसको बिहार के बारे में पता ही नहीं है, बिहार के जमीन के बारे में उसको कुछ पता ही नहीं है, तो कैसे अपना सर्विस देगा, कैसे उन लोगों के साथ अपना तालमेल बैठा पाएगा। इसीलिए भारत भ्रमण कराया जाता है ताकि भारत के कल्चर को जान लीजिए, भारत के समाज को जान लीजिए, भारत के लोग क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, ये जान लीजिए। ठीक है, सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ हाँ। तो विवेकानंद का एक पहलू ये था, विवेकानंद को दूसरा भारत में जानने के लिए उनका जो धर्म संसद में संबोधन था वो दुनिया आज भी याद रखती है। इसलिए हमको उनके धर्म संसद को उन्होंने जो संबोधित किया उसके बारे में भी जानना चाहिए और वहां से भी सवाल पूछा जाता है। दरअसल दुनिया जब साम्राज्यवाद से पीड़ित था, जब हर तरफ लोभ लालच प्रतियोगिता का दौर था, एक देश दूसरे देश को अधिग्रहित कर लेना चाहता था, कब्जा कर लेना चाहता था, उसके बाजार पर, उसके समाज पर, उसके संसाधन पर, उसके संस्कृति पर, ये दुनिया में अफरा तफरी मचा हुआ था। उस समय दुनिया में 1851 में, सॉरी 1851 का रिश्ता है, 1893 में विश्व धर्म संसद की आयोजन किया गया अमेरिका के शिकागो शहर में। तो ये जो 21 अप्रैल 1893 को जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ है,
विश्व धर्म सम्मेलन या संसद भी कहा जाता है। विश्व धर्म संसद का आयोजन या विश्व धर्म सम्मेलन का जो आयोजन किया गया, यहां से विवेकानंद को यूनिवर्सल आइडेंटिटी प्राप्त हुआ, खगोलीय पहचान मिली। दुनिया का कोई भी ऐसा इंटेलेक्चुअल नहीं था जो विवेकानंद को नहीं जाना, जो नहीं सुना, जो उनके विचारों से प्रभावित नहीं हुआ। हमारे यहाँ एक से एक इंटेलेक्चुअल है, जैसे ओशो, रजनीश गजब का इंटेलेक्चुअल था, उससे अमेरिका भी परेशान था। और जिस विचारधारा से जिस तरह से अगर रजनीश और 10 साल या ओशो जिंदा रह जाते तो अमेरिका का लोगों का सोच ही बदल गया होता। उनको जहर दे दिया गया। अमेरिका के साथ दिक्कत यही है, अमेरिका कभी भी किसी दूसरे मुल्क के लोगों को बर्दाश्त नहीं करता है। ऐसे कैरेक्टर या ऐसा चरित्र जो अमेरिका के लिए चुनौती बन जाए, उसको खत्म करना ही पसंद करता है। ब्रूस ली को कोई नहीं मार सकता था। ब्रूस ली चाइनीज एथलेटिक्स थे, ब्रूस ली कराटे का गॉड कह लो। उनको उसकी पत्नी के द्वारा ही जहर दिलवा दिया गया। रजनीश को ओशो को भी जहर दे करके मार दिया गया। हाँ, तो विवेकानंद भी बेचारे, हमको तो लगता है कि इनको भी मारा ही गया होगा। हालांकि ये ब्रेन हैमरेज से मरे थे, कहा जाता है। कोई कहता है कि हार्ट अटैक हुआ था, तीसरा हार्ट अटैक हुआ था तो मर गए थे। कहीं कहा जाता है कि इनको ब्रेन हैमरेज हो गया था। तो ऐसे भी कुछ लोग जो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उनकी आयु बहुत कम होती है। तो हमें तो लगता है कि इनको भी कुछ ना कुछ पॉइजन ही दिया गया, स्लो पॉइजन दे दिया गया होगा कि धीरे धीरे खत्म हो। ठीक है, नहीं 21 अप्रैल में, ये सितंबर में हुआ था, अप्रैल में नहीं हुआ था, हमारे भूल गए। हाँ, थोड़ा सा वहां पे करेक्शन कर लो। विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 11 सितंबर 1893 शिकागो में। वहां पे करेक्शन कर लेना, थोड़ा सा डेट है, कभी कभी हो जाता है। 11 सितंबर 1893 को, सितंबर याद रखो, सितंबर 1893 को। 11-12 याद रखने की जरूरत नहीं और नहीं पूछा जाता। सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म संसद की आयोजन की गई थी। ठीक है, इस सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद सनातन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में पार्टिसिपेट किए थे। उस समय कोई ऐसा इंटेलेक्चुअल नहीं था जो अंग्रेजी भाषा भी जानता हो, बांग्ला भी जानता हो, संस्कृत भी जानता हो, हिंदी भी जानता हो, फारसी भी जानता हो और जाकर के दुनिया को संबोधित कर सके। दुनिया को संबोधित करने के लिए आपको दुनिया की भाषा भी जाननी होगी। तो उस समय दुनिया को लीड कर रहा था अंग्रेजी भाषा। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई उस समय संत नहीं था, प्रबुद्ध वर्ग नहीं था जो जा करके विश्व धर्म संसद को संबोधित कर सके। तो सनातन धर्म के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में विवेकानंद गए थे धर्म संसद में। अभी जो विवेकानंद धर्म संसद में जाकर के जो बात बोले हैं वो बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज नहीं करेंगे, 4-4:15 होने लगा। ठीक है, कल हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। वो जो सेकंड एस्पेक्ट, सुबह में कितने बजे? 10 बजे नहीं, 11 बजे लो।